माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग लेकर अपनी माँ के नाम जरूर लगाएं एक पेड़। हम सब मिलकर करें ये काम, एक पेड़ लगाएं माँ के नाम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, भूतपुर, गुरुग्राम, घरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। लोकसभा में आज आम बजट पर चर्चा के दौरान एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आक्रामक अंदाज में सामने आए। संसद सत्र के 6ठे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से करके सरकार को हैरान कर दिया। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर डर और हिंसा होती है। राहुल ने आज प्रतीकों और महाभारत की कहानी के जरिए कई नए सियासी आख्यान गढ़ दिए। जब उन्होंने कहा 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है, इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं, तो हंगामा खड़ा होना लाजमी था। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने फिर कहा, अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल,
अडानी और अंबानी। इन नामों के लेते ही सरकार में बैठे कई मंत्री गुस्सा हो गए। स्पीकर ओम बिरला को गुस्सा आ गया। बड़ा सवाल यह है, राहुल गांधी ने टैक्स टेररिज्म, एमएसपी, पेपर लीक, जाति जनगणना जैसे मुद्दे उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश क्यों की? इसके जवाब में सत्ता पक्ष ने राहुल को असत्य और भ्रम फैलाने की कोशिश करने वाला सांसद करार दिया। बड़ा सवाल फिर यही है, क्या राहुल गांधी लगातार जो नए नैरेटिव पेश कर रहे हैं, सरकार उनका मुकाबला कैसे कर पाएगी? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। ये देखिए सर, एक मिनट प्रतिपक्ष, एक मिनट। मैंने पहले भी आपसे अपेक्षा की थी, अब आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक दायित्वों पर है। क्या सर? ओके, और फोटो दिखा रहा हूँ, एक फोटो दिखा रहा हूँ। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। वो देखिए सर, ऑफ हो गया। मेरा फोटो दिखा, कोई नहीं ऑफ सर ऑफ है सर। नो सर दिखाइए सर, एक ऑफ है सर। नो, आप टीवी ऑफ कर लेते हो। प्लीज आप बैठिए, एक बात सुनिए। ओके सर, नहीं आप अपोलोजाइज सर। नहीं, नो अपोलाइज। मैं आपको अपोलाइज के लिए दिखे रहा। आप प्रतिपक्ष के नेता है तो मेरी ये अपेक्षा रहती है कि सर ये देखिए सर, बंद होगी। आप सदन की मर्यादा को रखें। सर जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूं मुझे ये करना है सर, वो देखो आगे। क्या डर रहे हैं सर फोटो से? शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं अभी। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है ये। नहीं आने देंगे, पोस्टर नहीं लेना देंगे सदन में। सर फोटो गलत तरीका है। नो सर फोटो दिखाना गलत नहीं है सर। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है आपको। सर मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, नियम के तहत मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। स्पीकर सर, हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। 6 चक्रव्यूह में फंसाकर मारा था। सर चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर, ट्रैप कर 6 लोगों ने मारा। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। सर चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। और पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अध्यक्ष महोदय, ये ऐसी व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं के कारण अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक सुदृढ़ डेमोक्रेसी है। बहुत ही दुख की बात है, श्री राहुल गांधी जी एक संवैधानिक व्यवस्था में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए जिस तरह का उनका व्यवहार है, पार्लियामेंट में जिस तरह की वो भाषा उपयोग में करते हैं, संवैधानिक पद जो अध्यक्ष जी का पद है, उस पद को भी वो क्वेश्चन करते हैं। ये
डेमोक्रेसी को, संविधान को कमज़ोर करने वाले एक्शंस हैं। इसके पीछे एक पुराना इतिहास भी है। जब श्री राहुल गांधी जी ने अपनी ही पार्टी के, उनकी ही पार्टी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा बनाए हुए ऑर्डिनेंस को पब्लिक में सबके सामने फाड़ के फेंका था, तो संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का उनका कोई इरादा मुझे नजर नहीं आता। देखिए, आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भाषण देते समय लोकसभा स्पीकर को अटैक किया और नियम से बाहर जाकर के जितने भी उन्होंने बात की है, मैं उसका खंडन करता हूं। लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन ये एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदारी होता है और एक संवैधानिक जिम्मेदारी है प्रतिपक्ष का नेता बनना। तो जिम्मेदारी पद पर बैठ करके गैर जिम्मेदारी बात करना ये बहुत गलत बात है। देखिए, सदन नियम से चलता है और स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है और आज बार बार राहुल गांधी जी ने स्पीकर को ही अटैक करना शुरू किया और बजट का चर्चा, बजट के बारे में नहीं बात करके अनाप शनाप बातें कर रहे थे। अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन नहीं रहा है। अब वो कुछ भी बोलते हैं तो इतने बड़े, अब तो नेता प्रतिपक्ष हो गए ना, विपक्ष के वो नेता हो गए, उसी वजनदारी से उनको बात करनी चाहिए, लेकिन वो करते नहीं। सर, राहुल गांधी ये भी बोल रहे हैं कि भारत जो है वो चक्रव्यूह में फंस गया है कमल के। आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर है और हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं। इस तरह से आज बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बेहद आक्रामक अंदाज दिखाया। इससे पहले आपको याद होगा, राहुल गांधी ने शिव भगवान की अभय मुद्रा की तुलना की थी और आज उन्होंने एक नया आख्यान गढ़ दिया। उन्होंने महाभारत के चक्रव्यूह को आज के पद्म व्यू से जोड़ दिया और पद्म व्यू को कमल के फूल का शेप का बता दिया। यानी सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव चिन्ह कमल है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उस कमल के फूल को अपने सीने पर लगा के चलते हैं और वही एक बहुत बड़ा प्रतीक के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन सरकार कहती है कि राहुल गांधी असत्य बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, तमाम ऐसे बयान देते हैं जो उनके पद पर, नेता प्रतिपक्ष के कद्दावर कद को शोभा नहीं देता है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं आखिरकार राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ, नेता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। आशीष कोटाडिया साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश सिंह है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इंदुकान दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले आशीष कोटाडिया साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह राहुल गांधी जी आज संसद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोले और बेहद बिंदास बोले, लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं वो बहुत सारी बातें चुभ गई हैं सत्ता पक्ष को। उन्होंने पद्म व्यू का नाम लिया। पिछले भाषण में उन्होंने शिव जी के जो मुद्रा है, अभय मुद्रा, उसका जिक्र किया और कहा डरना नहीं है। और आज उन्होंने कहा कि सरकार में तमाम लोग डरे हुए हैं, जो बजट है वो भी इस डर का नतीजा है। ये बहुत बड़ा आरोप है आशीष कोटाडिया साहब, इसको इतनी आसानी से सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए, राहुल गांधी जी का आज का जो भाषण था आपके स्क्रीन टीवी पर मैं दिखाना चाहता हूँ। अभिमन्यु, ओबीसी, एसटी, अवश्य राहुल गांधी जी ने जब अपने भाषण की शुरुआत की कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध में, जो कुरुक्षेत्र का मैदान था, उस मैदान में महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में कौरवों ने पांडवों को जिस प्रकार से अभिमन्यु की निर्मम हत्या की थी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक अभिमन्यु
अभिमन्यु को जो वार करने का तरीका है, इसकी बात की राहुल गांधी जी ने। अब देखिए, जब आप चक्रव्यूह की बात करते हैं, उसी प्रकार का चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे निर्मित किया है, जिसका जो आकार है वह आकार है पद्मव्यूह, यानी कि लोटस शेप में। और उस पद्मव्यूह में कुल 6 लोग कार्य करते हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी है, अजीत डोभाल जी है, फिर विशेष तौर पर A1, A2, अंबानी 1, अदानी 2 दोनों शामिल है। और ये देश के लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम करते हैं। और यदि मैं गलत हूं तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो उत्तर दे कि इस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा पूरे बजट में दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा, बहुजन समाज के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए। यही नहीं, राहुल गांधी जी ने तस्वीर दिखाई पार्लियामेंट में कि मुझे उत्तर दीजिए इस बात का कि हलवा सेरेमनी जो आप बना रहे हैं, बजट का हलवा, उस 20 अधिकारियों ने जो बजट निर्मित किया है, उस 20 अधिकारियों में केवल एक ओबीसी और एक अल्पसंख्यक समुदाय का अधिकारी था, ना आदिवासी अधिकारी था, ना ही दलित अधिकारी था। अर्थात कि भारतीय जनता पार्टी, आशीष कोटाडिया साहब, देखिए राजनीतिक जो है करने के लिए तो ठीक है इस तरह की बातें, लेकिन आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा तबका होता है अधिकारियों का जो ये सब चीज तैयार करता है। सामने नहीं आए वो अलग बात है, और आपको सरकार ने जवाब भी दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी महाराजगंज से आते हैं, वो पिछड़े समाज के नेता हैं, वो बजट बनाने में क्या उनकी भूमिका नहीं है क्या? आप लोग इस तरह के प्रतीक क्यों गढ़ रहे हैं जो, तो इसीलिए कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं। एक मिनट, भ्रम फैलाने का कार्य हम नहीं कर रहे। इससे पूर्व भी यदि आपने राहुल जी का भाषण सुना होगा तो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि मुझे उत्तर दीजिए, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के जितने भी सचिव है, निजी सचिव है या फिर अतिरिक्त सचिव है, उन सचिवों में कितने ओबीसी, एससी, एसटी है, आपको मालूम होगा। खैर, मैं उस तरफ डिबेट को नहीं ले जाना चाहता। सवाल जवाब दे दीजिए। जो सचिव बनते हैं वो बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। 90 और 92 के जो दौर के जो आपकी सरकार थी, उस समय के चुने हुए आईएएस अधिकारी जो है इस समय सचिव हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना उनको, वो आपके दौर में चुन के आईएएस बने हैं। नहीं सर, एक मिनट, आप वर्तमान की भी यदि पिछले 3 वर्षों की यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। तो किसी जूनियर को बना दे क्या? जो पिछले 10 साल में चुन के आया है वो क्या सचिव बन जाएगा क्या? आप सोचे दिमाग लगा के जरा, ये भ्रम फैलाने वाली बात नहीं है। सचिव बनाने की बात नहीं चल रही है सर, यहाँ बात कर रही है हम सामाजिक संरचना की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। किस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस की सरकार के द्वारा देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। बताइए इस वर्ष के बजट में, इसलिए मैंने प्रश्न खड़ा किया कि निर्मला सीतारमण जी ने अपने पूरे बजट के भाषण में कितनी बार आदिवासी, दलित और पिछड़ों के बारे में जिक्र किया, ओबीसी समुदाय को कितना बजट दिया, बताइए, उत्तर दीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं जो ओबीसी के चल रखा है। ठीक है, आपकी बात आ गई है। देवेंद्र प्रमुख के जवाब देंगे। देवेंद्र जी, ये तमाम बार कहा जा रहा है कि सरकार की सारी योजनाओं में, सारे अधिकारियों में तमाम लोग उतने ही % जो है, जितनी जाति की संख्या है 71%, 75%, उतने लोग होने चाहिए। ये क्या व्यवहारिक हो है क्या? देखिए नवीन सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि डिबेट का हिस्सा है, उसी पर डिबेट हो तो अच्छी बात है। अब हमारे मित्र जिस तरह से हमसे जवाब मांग रहे हैं, ये सब बजट के दौरान हमने लाइव डिबेट में आपके माध्यम से ऑन रिकॉर्डिंग और विशेषज्ञ के तौर पर बैठे साथीगण, वो सब जो इनको करा देंगे अलग अलग। हमने एससी को क्या दिया, एसटी को क्या दिया, ओबीसी को क्या दिया, कई घंटे की डिबेट भी कम पड़ जाएगी। एक बार अपने गिरमा में झांक लीजिए, 70 वर्षों में जो तुमने, प्रवक्ता है, आप उत्तर दे दीजिए, हमें आपसे अपेक्षा होती है, प्रवक्ता है आप सुन लीजिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, जवाब दे रहा हूं ना, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। एससी, एसटी, ओबीसी, 70 वर्षों में आपका देश में राज रहा, क्या क्या आप लोगों ने किया? कोई ऐसी योजना मुझे बता दीजिए आज ओबीसी या एससी एसटी की बात करते करते कि आपकी सरकार ने कुछ किया हो। इमरजेंसी के सिवा 84 के दंगों में लोगों के गले में स्वयं फंदा डालकर, टैर डालकर जला दिए गए निहत्थे सिख समाज, क्या जवाब है आपके पास? लोगों को सड़क पर पकड़ पकड़ कर जो लोकतंत्र की हत्या की गई, काला दिन वो पूरी दुनिया में आज तक जो ऐसा नहीं हुआ, याद है आपको वो? आज एससी और एसटी के हिमायती कब से बन गया? आप 2014 के बाद बने हैं, उससे पहले याद नहीं आया एक बार भी कि इस देश में एससी एसटी भी रहते हैं, जिनकी संख्या टोटल मिलाकर जो है 70 से 75% बैठ सकती है।
वो SC ST के बाद OBC के बाद बचता ही क्या है देश में, बताइए मुझे। जब OBC के भी हितैषी आप हो गए, SC ST के भी आप हो गए, और माइनॉरिटी के तो आप हो ही स्पेशली। माइनॉरिटी तो आपके DNA की है, उसमें तो कहने की बात ही नहीं है, उसकी लड़ाई तो लड़ रहे हो। लेकिन मैं मुद्दे पर आता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरह का भाषण देते हैं, गलती इनके प्रवक्ताओं की या नेताओं की नहीं है, ये उसी लाइन पर चलते हैं। जब टीम का कप्तानी इस तरह की भाषा का यूज करेगा, महाभारत की बात करते हैं भाई, महाभारत कालीन आप छोड़िए, रामायण का एक श्लोक नहीं बता सकते। ओम एम ह्रीम क्लीं चामुंडा विच्चे, एक पढ़ी लिखी बहन नहीं बोल पाई, कई डिबेटें खत्म होगी। कलावा की जगह आप टोपी पढ़ देते हैं, टोपी की जगह कलाम। खड़े होकर आप एक धर्म की बात करिए, अच्छे लगते हैं। सर्वधर्म की बात जो है इस तरह मत करिए कि जिस पर ज्ञान ही ना हो। देवेंद्र जी, आप महाभारत की बात बता रहे देवेंद्र जी, आप एक चौपाई राहुल गांधी जी सुना दे। अरे जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी। देवेंद्र जी ठीक है, चौपाई भले ना बोल पाए, लेकिन राहुल गांधी ने धर्मों सदस्य तजर बिहारी। देवेंद्र जी, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सरकार में बैठे लोग डरे हुए हैं, की चोट पर वार कर रहे थे। एक बार कभी आपने देखा था कि महाभारत और रामायण में क्या लिखा है? अरे एक बार बता देते हैं, रामचरितमानस को लेकर कितनी गालियां दी गई। स्टालिन पिता पुत्र मुख्यमंत्री होकर इतने बड़े नेता, क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी की हिम्मत पड़ी? अगर आप सनातन पर वार क्यों करते हो भाई? बजट पे बात कीजिए ना, कहाँ देवेंद्र जी, राहुल गांधी कह रहे हैं 6 लोग हैं जिनसे पूरा देश डरता है। 6 लोग। सब चीज याद आने लगी। एक बार हम डिबेट करने के लिए सहमत नहीं है। बजट पर बात करनी है तो बोलिए, डिबेट करेंगे, अन्यथा डिबेट नहीं करेंगे। आज हमारी वजह से आप बात तो कर रहे हैं, पर बात कीजिए देवेंद्र जी, कहाँ हिंदू मुसलमान की बात कीजिए, आप बजट की बात कीजिए। आशीष जी बात करें यार, आशीष जी आ रहे हैं। बात करते करते बहुसंख्यक को अपमानित करते करते आप झीके नहीं हो क्या? अभी मजाक बनाते हो धर्मों का, मजाक बनाते हो OBC SC ST का। कौन सी ऐसी नीति रही है बताइए 70 वर्षों में? क्या दिया आपकी सरकार ने? एक भी चीज बोलकर बताइए। पूछना चाहता हूं मैं आपसे, क्या अधिकार है आपका हम पे सवाल करने का? अरे जब आप कुछ करते और आपने कुछ किया हो और हमने ना किया हो, हमने SC ST की बात छोड़िए, अंत्योदय जो गरीबी रेखा से चौथी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, उसको खड़ा करने का काम किया है। चाहे वो माइनॉरिटी का रहा हो, हिंदू रहा, मुसलमान रहा हो, सिख रहा हो, चाहे वो किसी प्रदेश में रहा, देश में रहा, उसके लिए कोई ये तय नहीं किया कि किस जाति का, किस धर्म का है। उसके लिए हमने कई लाख करोड़ रुपए इस बजट में, हमने 25 लाख करोड़ लोगों को 2014 के बाद गरीबी रेखा से आप कर लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। ये किया हमने, ये करते हैं SC ST की बात। हम है आपके पास कोई जवाब इसका? मुझे बोल दीजिए तथ्य के साथ क्या किया 70 वर्षों में। सवाल लेकर आ जाते हैं, पता अपनी तरफ उठती नहीं, 3 उंगलियां। अरे कुछ करने के बाद बोलते तो मुझे भी अच्छा लगता। आप बेवजह की डिबेट घुमाने के लिए आए। अरे राहुल गांधी पर डिबेट है, राहुल पर चर्चा करिए। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, आप बता दीजिए महाभारत। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास देवेंद्र जी। रामायण का बता दीजिए, कोई सूत्र बता दो। ठीक है, आता हूं दोबारा आपके पास। एक सवाल सबसे हो जाए, एक सवाल ग्रंथ है, जानते हैं उसके बारे में कुछ? देवेंद्र जी आता हूं आपके पास। ठीक है, मुकेश सिंह जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी आज संसद में बोले, आपने सुना होगा, लोकसभा चुनाव में आपके साथ थे, अब पता नहीं क्या स्टेटस आप लोगों का। हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से महाभारत की कहानी के जरिए चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, कमल के फूल पर निशाना साधा गया और यह कहा गया 6 लोगों से पूरा देश डरता है, यानी वित्त मंत्री भी डरती है, बजट बनाने वाले अधिकारी भी डरते हैं। ये बजट पर जो है, जो बना है, उस पर कितना असर देखते हैं आप? इस जो उन्होंने जो आरोप बढ़ा है। आप सभी को नमस्कार। पांडे जी, देखिए चक्रव्यूह रचा गया वो ठीक है, और लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में इन 6 प्रमुख लोगों का तो वास्तव में बहुत प्रभाव है। क्योंकि जिस तरीके का बजट है, जिस तरह से बजट में शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए था, शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए था, बढ़ने के बजाय घट गया। क्योंकि जब शिक्षित नहीं होगा समाज तो विकसित कैसे होगा समाज, देश कैसे विकास करेगा? तो रक्षा का बजट घट गया, तो जहां पर इनको स्वास्थ्य का बजट बढ़ाना था उसको घटा दिया, जो जहां पर बजट इनको देना था उसको न देकर इन्होंने, देखिए निश्चित तौर पे ये रेवड़ी बांटने का इस काम इस बजट में दिखा था। क्योंकि अगर ये वास्तव में विकसित देश की परिकल्पना करते हैं, विकसित देश के लाइन में हमारे देश को खड़ा करना चाहते हैं, तो शिक्षा स्वास्थ्य पर इनको काम करना चाहिए। देखिए शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करना इनका कोई मकसद नहीं, इनका मकसद केवल है सत्ता
किसी भी तरीके से बनी रहे, इस और उसी के चक्कर में उन्होंने बजट में भी लीपापोती कर दिया। आपने देखा, मुझे बिहार और उड़ीसा में जो विशेष बजट मिला उससे एतराज नहीं है, मिलना चाहिए, जहां आवश्यक है वहां राज्यों को बजट मिलना चाहिए। लेकिन दिल्ली और पंजाब ने क्या गलती कर दी थी? तो निश्चित तौर पे जो विपक्षी राज्य हैं उनको इस बजट में कहीं कुछ नहीं दिखा, और जो दबे कुचले हैं वो कैसे ऊपर उठेंगे इसका कोई विजन बजट में नहीं दिखा। तो जब तक अब बजट हमारे देश के लोगों के लिए नहीं बनाया जाएगा, केवल पूंजीपतियों के लिए बनाया जाएगा, तो सवाल खड़े होंगे। तो इस सवाल को राहुल गांधी ने अपने अंदाज में खड़ा किया, तो ठीक है, राहुल गांधी जी का अपना अंदाज है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पे बजट को इस देश के लिए होना चाहिए था, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं होना। ठीक है इंदुकांत दीक्षित साहब, जिस तरह से प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल करके राहुल गांधी लगातार सरकार घेर रहे हैं, आपको याद होगा अभय मुद्रा का जिक्र किया था उन्होंने, कहा मैं डरता नहीं, आप भी डरो मत। बार बार राहुल गांधी का जोर डरने पर है। इन 6 लोगों से देश डरता है, ये बताकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? जी नवीन जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। हमारे जितने को पैनलिस्ट साथी हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैं 2-3 चीजों से बड़ा आश्चर्यचकित रहता हूं कई बार। देखिए, एक तो नियम, परिनियम, कानून, ये सब के लिए समान होता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। अगर स्पीकर महोदय एक बार नियमन करते हैं, मैं सुन रहा था जो पहली इस लोकसभा का जो पहला सत्र था, विशेष सत्र, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण और उस पर फिर धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रही थी, माननीय राहुल गांधी जी ने जो पहला स्पीच दिया था फॉर्मली अभिभाषण पे, अपने जो धन्यवाद प्रस्ताव था उसके खिलाफ अपनी बात रखते हुए, भाषण उनका निस्संदेह अच्छा था, मैंने पहले भी आपके यहाँ चर्चा में कहा। लेकिन क्या मुद्दे उठाए जाते हैं, किस तरह से नियमों का पालन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण भाषण देना और भाषण के प्रकार, उसका जो स्टाइल है देना वो है। कंटेंट और नियमों का पालन उतना ही महत्वपूर्ण है, और खास तौर से जो लोग संवैधानिक पदों पे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं बल्कि चाहूंगा कि आशीष जी जो कांग्रेस की तरफ से हैं ये बात अपनी रखेंगे तो स्पष्ट जरूर करेंगे। देखिए, एक बार जब लोकसभा अध्यक्ष ने, ये नियम है सभी को पता है कि संसद के भीतर बहस के दौरान, चर्चा के दौरान आप पोस्टर, फोटो, ये सारी चीजें नहीं ला सकते, नहीं दिखा सकते। अब एक मर्यादा है जिसके तहत एक सामान्य लोग जाते हैं, सांसद जाते हैं, तो उनकी चेकिंग भी कई बार की जाती है, जो लोकसभा के या राज्यसभा के जो सुरक्षा के लोग हैं, कि वो क्या चीजें ले जा रहे हैं जो वैध है, अवैध है, नहीं है। लेकिन स्पीकर का, केंद्रीय मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का, लीडर ऑफ द हाउस, अपोजिशन लीडर, इन लोगों की चेकिंग नहीं की जाती, एक मर्यादा है। पिछली बार लोकसभा अध्यक्ष ने साफ बताया था कि आप राहुल गांधी जी पहली बार विपक्ष के नेता के तौर पर एक संवैधानिक पद पे आए हैं, पोस्टर लेके आए थे, अच्छी बातें रख रहे हैं। लेकिन आप जब नियम बता दिया हमने कि कोई पोस्टर नहीं दिखा सकते, तो आपको याद होगा कि ये कहने के बाद भी उन्होंने कहा अच्छा मैं मानता हूं, नीचे रख दिया उन्होंने शंकर भगवान की तस्वीर, लेकिन फिर वो बीच बीच में अपने बातों में उठाकर दिखाते रहे। इसका अर्थ क्या है? इसमें 2 ही स्थितियां बनती हैं। अगर नियम बन गया और आप मानते हैं, स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा चर्चा करते हुए कि स्पीकर जी, स्पीकर महोदय, इस हाउस में आप सर्वोच्च हैं, चाहे आप किसी पद पे हो, किसी पार्टी के हो, आपने झुक कर क्यों हाथ मिलाया था प्रधानमंत्री से, आपको वाकया नवीन जी याद होगा। तो जो विपक्ष के नेता, बिल्कुल इंदुकांत दीक्षित जी, तमाम ऐसी बातें हैं जो राहुल गांधी जी जो जिनका पालन नहीं कर रहे हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटूंगा, चर्चा यहीं से आगे बढ़ाऊंगा। के बताऊ माँ, ये बेतो रेवाड़ी है। पता न माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ, सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। माँ लो आ गया। अरे माँ,
गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड। ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमाम आक्रामक हमले किए, और आपको याद होगा कि पिछली बार जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे उस समय उन्होंने शिव भगवान की तस्वीर दिखाते हुए अभय मुद्रा का जिक्र किया। आज उन्होंने महाभारत की कहानियों के जरिए चक्रव्यूह और पद्मव्यूह का जिक्र किया और एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 6 लोगों से देश डरता है। कमल के फूल में पद्मव्यूह को बताया और उसमें 6 जिससे चक्र होते हैं, उन्हीं चक्र की तरह 6 लोग हैं जिनसे पूरा देश डरता है। वित्त मंत्री भी डरती हैं और कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी के जो है कि बातें जो है न बजट में है न सरकार की नीतियों में है। ये बहुत बड़े बड़े आरोप थे और सरकार की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी जो हैं वो असत्य बोलते हैं और नियमों का पालन नहीं करते हैं। बार बार उनसे कहा जाता है कि जो नियम है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसका पालन करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। बड़ी बात है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र प्रमुख जी हैं बीजेपी के नेता, आशीष कोटाडिया जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, मुकेश सिंह जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और इंदुकान दीक्षित जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। इंदुकान जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। सवाल सीधा है, राहुल गांधी जिस तरह से ये तमाम प्रतीक गढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म के आख्यान लेके सामने आते हैं, उसके जरिए वो कहना क्या चाहते हैं, ये बात थोड़ा सरल शब्दों बता दीजिए। देखिए नवीन जी, मैं अपनी बात जो कह रहा था कि पहले मैं वो नियम की बात कर रहा था कि एक बार जब नियम बन गया, और स्वयं मैंने इसीलिए कहा कि आशीष जी अपनी बात रखेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं, तो नेता विपक्ष के तौर पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि नियम है पोस्टर ले जाने का, नियम है फोटो और पोस्टर दिखाने का, लेकिन जब आप स्वयं मानते हैं और संविधान इस मर्यादा को तय करता है कि स्पीकर चाहे किसी भी पार्टी का हो, जब स्पीकर की पोस्ट पर बैठा है तो उस हाउस में उसकी बात ब्रह्म वाक्य है, अंतिम वाक्य है। उन्होंने कह दिया कि आप पोस्टर राहुल जी नहीं दिखाएंगे, लेकिन आपको याद होगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा के दौरान राहुल गांधी जी अंत तक भगवान शंकर की तस्वीर बार बार दिखाते रहे और नीचे टेबल पर रखते रहे। इसमें 2 बड़े सवाल हैं। एक तो नियमों की धज्जियां उड़ाना हो गई। अगर आप मानते हैं कि चीफ जस्टिस की अदालत में अगर आप बैठे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना, ये आचरण है, लेकिन आप चीफ जस्टिस के सामने उसकी अवहेलना करें तो उसका क्या परिणाम होता है आशीष जी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन लोकतंत्र का जो मंदिर है, जहां पे इन चीजों पे बहस होती है, जनता के हितों की बात होती है, वहां सीधे तौर पर न तो ऐसे अधिकारों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन चीजों का एक पूरे देश की जनता में भी संदेश जाता है। दूसरा, आपने वहीं पर गुरु नानक देव जी की जब तस्वीर दिखाई तो स्पीकर ने कहा तो आपने सादर उनको पकड़ा दिया, लेकिन भगवान शंकर की तस्वीर को बार बार आप दिखाते रहे, टेबल पर रखते हैं, दिखाते रहते। ये कौन सी मर्यादा है आशीष जी? मैं, आप भी सनातनी हैं, मैं भी एक सनातनी हूँ। एक सनातनी के नाते और देश में जो भी लोग समझदार हैं उन्हें इस बात से बेहद तकलीफ होती है कि हम अगर जमीन पे पड़ा हुआ, टेबल पर पड़ा हुआ, अपने घर में भी, कहीं बाहर ऑफिस में भी कोई तस्वीर उल्टी सीधी पड़ी होती है तो उसको लगाकर दिल से लगाते हैं, प्रणाम करके जगह पर रखते हैं। आप लेकिन मर्यादा का उल्लंघन भी करते हैं और उस तस्वीर को भी बार बार अपमानित करते रहे। एक दूसरा, आज भी जब स्पीकर ने कहा कि आप पोस्टर नहीं दिखा सकते, चित्र नहीं दिखा सकते, और जिस दौरान कैमरे में एक बार एक फ्रेम में लोकसभा के कैमरे में, जहां तक मैं जानता हूं क्योंकि मैं कवर कर चुका हूं, कि एक साइड दिखाई जाती है। जब वो कैमरा स्पीकर की तरफ गया, वो निर्देश दे रहे थे, उस समय राहुल जी के चेहरे से हट गया। वो क्या कह रहे थे कि देखिए स्पीकर साहब, हमारे सामने से कैमरा हटा दिया गया।
आप मतलब आप जब एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं, गंभीर अच्छा एक बार आप पॉइंट आउट करते हैं, मान लीजिए आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन आप इतने बड़े मुद्दे पर विपक्ष के नेता के तौर पे आपके पास इतना बड़ा अवसर है 5 वर्ष के लिए कम से कम, और आप इसमें बातें रख रहे हैं और बार बार हमारी तरफ से कैमरा हटा दिया जा रहा है। स्पीकर साहब, हमारी तरफ से कैमरा हटा दिया जा रहा है। मान लीजिए आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, आपने एक बार पॉइंट आउट कर दिया, फिर आप जब इस पे जो कार्य संचालन समिति है उसमें उस मुद्दे को रखिए, उस बारे में पूरी मजबूती से रखिए और अपने प्रूफ के साथ रखिए कि ये चीजें हैं, इस समय पर कटा। आप अपने लोगों को रखिए, लोग नोट डाउन करेंगे, टाइम के साथ रखिए और फिर उस पूरे रिकॉर्ड पे चर्चा करिए अलग से लोकसभा में कि इस समय पर इतने बज के इतने मिनट पे इस तरह से काटा गया हमारा सिग्नल। लेकिन जब स्पीकर कह रहे हैं आशीष जी कि आप पोस्टर मत दिखाइए, फोटो नहीं दिखाइए, फिर भी आप एकदम अवहेलना करते हुए चीजों को उठाकर दिखाते रह रहे हैं। और अब मेरा एक बड़ा सवाल है कि ठीक है, उनको लगता है कि अभिमन्यु की तरह तमाम चीजों को चक्रव्यूह में पद्म चक्र में फंसाया गया है। आशीष जी कृपया हमको ये बताइए कि उस पद्म चक्र में जो 6 लोग घेर करके हमला कर रहे हैं वो किस पर हमला कर रहे हैं, और उन 6 लोगों में अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं? आपके हिसाब से पिछले 10 वर्ष के शासन में भाजपा के अजीत डोभाल ने लोकतंत्र के किस अंग पे हमला किया है और उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया भारतीय लोकतंत्र को? मैं आज उनका नाम सुनकर के और इस बात, क्योंकि देखिए अजीत डोभाल से पाकिस्तान, पड़ोसी तमाम मुल्क, आतंकवादी गुट और तमाम 370 जिस तरह से हटाया गया, मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कि जम्मू कश्मीर में खासतौर से उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, देश की सुरक्षा को लेकर कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आज पहली बार इस तरह के दुष्चक्र के राजनीति के मामले में उनका नाम पब्लिक में उन्होंने लोकसभा के लिए अंदर लिया है, तो कुछ न कुछ फैक्ट होगा लोग अपने विपक्ष के नेता के पास। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे मन में ये प्रश्न उठा है, मैं लगभग 30 वर्षों से जर्नलिज्म में हूं आशीष जी, कि आखिरकार कितने लोग रहे हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में, वाजपेयी जी के समय में, तमाम विपक्षी पार्टियों के और कांग्रेस के समय में, लेकिन आज उनका नाम भी सदन में लिया गया कि वो भी इस दुष्चक्र के हिस्से हैं और लोकतंत्र पे उन्होंने अटैक किया हुआ है। भाषण एक अच्छा देना और एक जो प्रयास कर रहे हैं राहुल जी, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, इसका सभी लोग स्वागत करते हैं और इससे अच्छा कुछ देश के लोकतंत्र के लिए नवीन जी हो नहीं सकता है। बिल्कुल, लेकिन उसको खाने का तौर तरीका और लोगों को लोकतांत्रिक संस्थाओं पर इस तरह से हमला करना और जिस सदन में आप बैठे हैं उसी सदन की मर्यादा को तार तार करना। और एक आखिरी बात नवीन जी, और आपके माध्यम से मैं आशीष जी से भी जानना चाहूंगा कि जब पिछली बार पहले सत्र में ये तय हो गया था कि संसद में चर्चा पर चर्चा अच्छे ढंग से होगी और विपक्ष के नेता के तौर पर पहली बार जब धन्यवाद प्रस्ताव पर और पूरा देश देख रहा था, एक अच्छा स्पीच दिया राहुल गांधी जी ने और अपने जितने मुद्दे थे एजेंडे के, उनके घोषणा पत्र से सब उठाए जो उन्होंने चुनाव में भी उठाया था। लेकिन जब उस पर जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री, तो उस जवाब को भी आपने नहीं सुना। और पहली बार मैंने देखा, विधानसभा में मैंने देखा है कुर्सी फेंक प्रतियोगिता, कुर्ता फाड़ प्रतियोगिता, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने तक घेरेबंदी कर नारेबाजी करना, ये कौन से लोकतांत्रिक मूल्यों को आप ठीक है आशीष जी जवाब दीजिए, ये कहाँ तक उचित है? ठीक है, अवश्य। सर्वप्रथम तो देवेंद्र प्रमुख जी ने बात की थी कि श्लोक की बात करते हैं। अवश्य देवेंद्र जी, रामायण और महाभारत का मैंने अध्ययन किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर देवेंद्र प्रमुख जी, आपकी बात का मैं प्रत्युत्तर देना चाहता हूँ कि जब आपने हिंदू धर्म के लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रश्न खड़ा किया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अब दूसरी बात पर आता हूँ, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी की। देखिए, राहुल गांधी जी ने जब प्रश्न खड़ा किया कि अजीत डोभाल जी भी उस चक्रव्यूह में शामिल है, तो उसका हमारा प्रत्यक्ष अजीत डोभाल जी के ऊपर प्रश्न खड़ा करने का उद्देश्य यही था कि आपको मालूम होगा वर्ष 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, आज तक पुलवामा हमले की फाइल खुली नहीं है।
उसके पीछे का श्रेय दिया गया अजीत डोभाल जी को कि उनकी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किंतु उसके पश्चात भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात, जब आप राहुल गांधी जी के संसद की नियमावली के उल्लंघन की बात कर रहे थे, अतिक्रमण की बात कर रहे थे, मुझे इंदुकांत दीक्षित जी बताइए कि क्या ओम बिरला जी निष्पक्षता से अपने स्पीकर का जो दायित्व होता है उनका निर्वहन कर रहे? कई बार विपक्ष की आवाज को बंद कर दिया जाता है। पिछली बार जब हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने आवाज उठाई थी तो उनका माइक्रोफोन भी बंद कर दिया गया। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में विपक्षी सांसदों ने हंगामा खड़ा किया, इंदुकांत दीक्षित जी, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू that what Mr. Arun Jaitley and Mrs. Sushma Swaraj ji said by defending the destruction of the proceedings of the parliament. They themselves quoted that destruction of the house is one of the best way to strengthen the democracy of India. ये शब्द है सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का। जब आप लोग विपक्ष में थे तो हमारी सरकार के दौरान आप लोगों ने संसद का एक भी सत्र चलने नहीं दिया। क्या ये गलत नहीं है? यानी कि पूरा का पूरा आक्षेप राहुल गांधी जी के ऊपर मढ़ दिया गया। चलिए, पोस्टर की बात से मैं आपसे सहमत होता हूं कि राहुल जी को उसके ऊपर आत्ममंथन करना चाहिए, किंतु जब अभय मुद्रा की हम बात करते हैं, राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं, अर्थात कि हम निर्भीक हैं, हम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से नहीं डरते हैं। आरएसएस का जो चक्रव्यूह है, जो पद्म व्यूह है, और डर और हिंसा की राजनीति करता है। देवेंद्र प्रमुख जी ने भी बात की, वो कौन सी बात को कहां ले गए? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, शमशान, कब्रिस्तान, मुसलमान, हिंदू, और यही बात करते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता। हम बात करते हैं मोहब्बत की बाजार में, मोहब्बत का बाजार खोलने की, यानी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी करती है। पूरी डिबेट थी बजट के ऊपर, या देवेंद्र प्रमुख जी ने एक बार भी बजट के बारे में बात नहीं की। देवेंद्र प्रमुख जी, चलिए आज बात कर लेते बजट पे। मुझे बताइए, आपने किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी जो C2+50 मॉडल है वो क्यों प्रदान नहीं किया? दूसरी बात बताइए, कैपिटल गेन टैक्स में क्यों बढ़ोतरी की? तीसरी बात का उत्तर दीजिए कि आपकी सरकार ने निरंतर इस वर्ष में भी ड्यूअल टैक्स पॉलिसी क्यों इंट्रोड्यूस की? और मुझे तीनों प्रश्नों के उत्तर चाहिए। ठीक है देवेंद्र जी। देखिए नवीन जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि जब सीधी आप किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो तीन अपनी तरफ उठेंगी। मैंने बजट का ही नहीं आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई है, मैंने प्रश्न पूछे, उंगली नहीं उठाई है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ये एमएसपी की बात है। सरकार ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट जो बनता था वो दिया है, और 40 वस्तुओं पर एमएसपी हम ऑटोमेटिक आज भी लागू कर रखे हैं। और किसानों की जो नीति है सरकार की, वो विपक्ष से नहीं चल रही। मैं फिर वहीं जाता हूं कि 70 वर्षों में किसानों ने कितनी आत्महत्याएं की, कितने लाख लोग मरे हैं। उसके बाद किसानों की आज जो दुर्दशा है वो कितनी स्ट्रांग है कि हम 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से नीचे, या कोरोना काल में जिस तरह से सरकार आज तक उनको फ्री खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है, वो सरकार की नीति का हिस्सा है। अब ये आपका क्वेश्चन बनता है, बनाइए आप। हमने जो चीज लागू की है, मेरी बात को आप कैसे नकारते कि मैं 25 करोड़ लोगों का जिक्र कर रहा हूं, उस पर क्यों नहीं चर्चा की आपने कि वो लोग कैसे अप हुए 2014 के बाद? क्या 70 वर्षों में आपने कितने करोड़ लोग, उस पर चर्चा की है कि कितने हमने? अरे मैं अंत्योदय की बात कर रहा हूं, मैं SC ST की बात ही नहीं कर रहा, मैं धर्म जाति की बात नहीं करता। 2014 के बाद इस देश में एक भी हिंदू मुसलमान दंगा हुआ तो मुझे बताइए। उससे पहले का रिकॉर्ड उठाकर देखिए आप कि ये देश कितने हजार दंगे और लाखों लोगों को दंगे, और इसमें हिंदू और मुसलमान में हमेशा मारता रहा और गिरता रहा। अब आज विकास दर की बात रही कि आज GDP दुनिया में सबसे टॉप स्तर पर है भारत की। पढ़े लिखे इंसान है इसलिए आपको दे रहा हूं, समय खराब नहीं करता। आज हम दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कहां से हुआ? इस देश में 2 एम्स नहीं होते थे, टोटल 2 नहीं होते। आज हम 20-20 एम्स की बात करते हैं। इस देश में 1-1, 2-2 एयरपोर्ट की बात प्रदेश गैल होती थी, आज हम सैकड़ों एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। इस देश की सुरक्षाओं में जवानों के सर कटकर चले जाते थे, और सीमाओं पर यह कहता था आपकी सरकार की पाकिस्तान जो है सर काट कर लेगा, ऊपर का दबाव है। आज हम घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो डोभाल पर आप सवाल उठाते हैं, सेना पर आप सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी के बोलने में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन हमेशा बहुसंख्यक और सनातन के खिलाफ बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, वह हमें दर्द होता है, इसलिए हम जवाब देने आते हैं। आप रही धर्म की बात या शिक्षा की बात, तो हो सकता है कि आप जो है मुझसे पढ़े लिखे भी ज्यादा हो सकते हैं, बुद्धिजीवी ज्यादा हो सकते हैं, बड़ी पार्टी के नेता हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने धर्म के साथ और अपनी पार्टी के साथ और अपने देश की नीतियों के साथ एक एक चीज का गहराई से विश्लेषण करता हूँ, पढ़कर डिबेट में आता हूँ, बेवजह की बात नहीं करता कभी भी, डिबेट को घुमाता नहीं कभी भी। आपने एक भी कोई ऐसा वाजिब क्वेश्चन नहीं किया। बजट की चर्चा उस दिन भी हुई, बजट की चर्चा आज हुई। 2 लाख करोड़ रुपए हमने महिलाओं के लिए स्पेशली दिया है। किस समाज की महिला है वो? ओबीसी, एसटी, SC ST की नहीं है। महिलाओं को मजबूत करने के लिए क्यों हमने जोर दिया? शिक्षा के लिए हमने, रोजगार के लिए हमने 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो युवाओं की शिक्षा के लिए और उनके रोजगार के लिए व्यवस्था की है, वो क्यों किया भाई? बजट में क्या चीज करूं? 4 घंटे का बजट भी कम पड़ जाएगा। अरे इंदुकांत दीक्षित सर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपको बताते, चुभती हैं आपको बातें। ये काम उनका विश्लेषण करने का, मेरा नहीं है। ये काम सरकार ने अपना बजट दिया, आपका काम है विपक्ष में उंगली उठाना। लेकिन आप एक मर्यादा के तहत, एक मर्यादित भाषा में, एक नियम को फॉलो करते हुए अगर इसका सवाल, क्वेश्चन उठाएंगे तो जवाब निश्चित अच्छा आएगा। सरकार हमारी है, क्वेश्चन हम पर बनता है, लेकिन क्वेश्चन वाजिब हो, अच्छा हो, जिसका हम स्वस्थ जवाब दे सके। ठीक है, बोलिए अगली क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आशीष जी जल्दी खत्म करिए। देवेंद्र जी, मुझे आपको ये स्पष्टता करने की आवश्यकता नहीं है। हम दोनों सनातनी हिंदू है, लेकिन मेरा हिंदू धर्म बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी एंड एथनिक डाइवर्सिटी। आपका हिंदू धर्म है डर और वायलेंस की राजनीति करता है, जो आपके आइडियोलॉजिकल प्रीडिसेसर गुरु गोलवलकर एंड सावरकर ने जो थियोरी दी थी हिंदू देश की, और गोलवलकर जी ने जो किताब में लिखा बंच ऑफ थॉट्स में कि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और कम्युनिस्ट हिंदू धर्म की परिभाषा में नहीं आते। हम विश्वास करते हैं हिंदुइज्म की एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। सो आवर आइडिया ऑफ इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम विविधता में एकता की बात करते हैं। ठीक है, आपकी बात आगे आशीष जी। ठीक है, मुकेश सिंह जी। ठीक है, मुकेश सिंह जी, राहुल गांधी जी का आज के बयान से बताते हैं कि MSP पर कानून जो है वो प्राइवेट बिल लाया जा सकता है। तो प्राइवेट बिल जब लाएंगे तो सरकार, मोदी सरकार घिरेगी उस पर। आपका पक्ष क्या है? अब आपकी जो पोजीशन है वो क्या है इसमें? फिर से दोहरा दीजिए। MSP पर जो कानून सरकार बनाने को तैयार नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी के बयान से संकेत निकला कि विपक्षी पार्टी भी प्राइवेट बिल के तौर पर इसको ला सकती है। देखिए, किसानों को उनका हक तो मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? आज किसानों की स्थिति बेहद दयनीय है। उनको अपने लागत का जो मूल्य मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। आज भी किसान मौसम के ऊपर निर्भर है। अगर पानी नहीं बरसता तो धान नहीं होता, खेती नहीं होती है और किसान खाली हाथ रह जाता है। आज पूरे देश में, खास करके उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो नहरें की व्यवस्था आज जो 15 साल 20 साल पहले तक थी वो आज भी वही है। कहीं कोई नया नहर नहीं खुल रहा, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो किसान हर तरीके से मारा जा रहा है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर किसान अपने मूल्य की बात कर रहा है, अपने लागत की बात कर रहा है, अपने लाभ की बात कर रहा है, तो सरकार को के कान में जू नहीं रेंग रही है। किसान अगर कह रहा है कि MSP का गारंटेड कानून बनना चाहिए, तो सरकार उसको नहीं बनाना चाहती। इसका सिर्फ कारण ये है कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है। सरकार जिस तरीके से 3 काला कानून लेकर आई थी कृषि पर और उनको वापस उस बिल को लेना पड़ा, उससे ये पूरी तरह से प्रतीत होता था कि पूंजीपतियों के दबाव में किसानों के विरोध में ये बिल लेके आए थे, और जब किसानों का विरोध हुआ तो उनको वापस पीछे जाना पड़ गया। तो तय बात है कि ये सरकार जो है किसान विरोधी है। तो हम विपक्ष के लोग किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को MSP पर गारंटेड कानून चाहिए और हम उसके लिए प्राइवेट बिल भी लाना पड़े तो हम लाने के लिए समर्थन करते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, ये मुद्दा जो है धीरे धीरे बड़ा होने जा रहा है। आप लोग इससे बहुत परेशान हो जाएंगे जब प्राइवेट बिल के तौर पर संसद में आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए नवीन सर, मुझे 1 मिनट चाहिएगा और इंदुकांत सर से निवेदन करूंगा कि आप जो है थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे मेरे बात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं इस पर जो हमेशा बोलता आया हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होकर जब कोई किसान मेरे साथ बैठता था तो मैं बड़ी शालीनता से जो है, कभी मैंने पार्टी का ज्यादा मजबूत पक्ष नहीं रखा। किसान का मैं बेटा हूं, किसान से मैं संबंधित हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, डिस्ट्रिक्ट बागपत, मुजफ्फरनगर,
ये सारा मेरा एरिया होता है। यहाँ से जो है किसानी जमीन से कहा जाता था, उत्तर प्रदेश की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक है। किसान के लिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसान की बात करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करती हो, चाहे वो विपक्ष की पार्टी करती हो। आज बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दो प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी सरकार है प्रदेशों में, कांग्रेस की कई प्रदेशों में है और आम आदमी पार्टी की। देखिए पंजाब बहुत अच्छा प्रदेश है। मैं विनती करूंगा अपने मित्र से, भाई से कि पंजाब से एक शुरुआत करें। कांग्रेस के मित्र से शुरुआत करूंगा कि अपने प्रदेश स्तर पर सबसे पहले एमएसपी लागू कर दें, बिगर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई हस्तक्षेप किए और से किसानों को सब्सिडी। देखिए प्रदेश से एक मिसाल आप कायम करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने उठाया। भारतीय जनता पार्टी और सेंटर की सरकार बिल्कुल घिर जाएगी इस पर। खाद से लेकर जमीन पर जो विवादित मामले दिल्ली में किसानों के जमीन के मुआवजे को लेकर लोग आत्महत्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी के लिए। उनके आप जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है आपको। उनके मुआवजे तय करते हैं, उनको कैसे देना, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं। पंजाब में आप कौन कौन सी सब्सिडी, कितनी नहरें, कितनी ट्यूबवेल, कितनी चीजें किसानों को फ्री कर सकते हैं, उसे तुरंत लागू कर दें। ऐसे ही कांग्रेस के मित्रों की जहां जहां सरकार है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को इंगित करते हुए आईना दिखाने के लिए जो जो आपके हाथ में हक है, आज इसे पूरी खाद, पूरी नहरें, पूरा पानी, सारी चीज पहले किसानों के लिए फ्री करें। एक मिसाल के तौर पर जैसे आप बिजली फ्री दे सकते हैं, जैसे आप कई चीज जो और बसें फ्री दे सकते हैं, किसानों के लिए जो है खाद पूरी तरह फ्री कर दीजिए। बहुत बड़ी चीज है। जब खाद फ्री हो जाएगा तो किसानों को बहुत एक जीवनी संजीवनी मिलेगी। और कई चीज ऐसी हैं, किसानों के मुआवजे की जो समस्याएं प्रदेश वाइज अपने प्रदेशों में तुरंत उनको हल कर सरकार के लिए एक दिशा निर्देश तय कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी निश्चित इस पर जो है आपके घेरे में आ जाएगी और राहुल जी के लिए एक अच्छा रास्ता बन जाएगा। जो दोगली बातें है ना, आपका दोगला जो चरित्र है, ये हमेशा आपको घेर लेता है। आप जो है करवाना चाहते, करना कुछ नहीं चाहते, यहीं आकर आप गिरते हैं। भाई आपके प्रदेशों में पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहीं ऐसी नहीं है जो किसी के साझे में है। आप कोई ना कोई मिसाल के तौर पर कीजिए, चाहे एमएसपी से ही शुरुआत कीजिए। मेरा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। ठीक है आशीष जी, इनका सवाल का जवाब दीजिए। साथ ही एक सवाल और है, जाति जनगणना पर राहुल गांधी बहुत गंभीर हैं। आज भी उन्होंने जो है कई बार इस पर जिक्र किया। तो जाति जनगणना जहां आपकी सरकार है वहां शुरू करिए। पहले बिहार में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का आज एक जो है फैसला जो आया कि जो बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया था, पटना हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट में रोक हटाने से इनकार कर दिया। ये क्या संकेत नहीं है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इसको सही नहीं मान रही हैं, उसके बावजूद भी आप लोग केवल सियासत के लिए इन मुद्दों का जोर दे रहे हैं? देखिए, जहां तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, तेलंगाना की बात हो, कर्नाटका की बात हो, दोनों राज्यों में रेवंत रेड्डी जी और कर्नाटका में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बात का गठबंधन को लेकर और निरंतर चिंतन चल रहा है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रदान करें। लेकिन यही प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को स्वयं भी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात आपने की थी एक्सरे की। राहुल गांधी जी चाहते हैं सोशल एक्सरे ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी है। अब मोदी सरकार इसको रिलीज करने से इसलिए डरती है कि यदि लोगों को पता चल गया कि देश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एससी, एसटी, ओबीसी की होने के पश्चात भी केंद्र की संस्थाओं में उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है और जिन जनसंख्या का पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है वह केंद्र की सरकार की अधिकतम नौकरियों के ऊपर आधिपत्य जमा के बैठे हैं। तो प्रश्न यहाँ है। बिहार सरकार की जहां तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने अवश्य इनकार किया है, लेकिन देखिए जब सरकार एब्सोल्यूट मेजोरिटी की होती है तो जुडिशरी हमेशा एक लीनियंसी बरतती है। लेकिन वर्तमान में जहां तक बात है इस एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन की, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के लोकतंत्र में लेजिस्लेटर सुप्रीमेसी की बात की गई है। जुडिशरी का काम है चेक्स एंड बैलेंस करना, यानी कि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी लोगों की वॉइस होती है। तो उसी वॉइस को लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और आप संविधान की बात बार बार करते हैं। दोबारा आऊंगा इंदुकांत दीक्षित जी, ये सवाल बड़ा क्रिटिकल हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इनकी बात मानता नहीं है, ये संविधान की बात करते हैं और संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ये जाति जनगणना का जो मुद्दा है ये तो बाद में आएगा, और लेकिन जो आरक्षण का दायरा बढ़ाने हैं उसी पर ही कामयाबी नहीं मिल पा रही है। आवाज आ रही है आपको इंदुकांत जी? हाँ जी आ रही। देखिए आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया।
जो चीजें संवैधानिक मर्यादाओं के तहत, जैसे मैं लोकसभा की भी चर्चा कर रहा था, की जाएंगी या उठाई जाएंगी, उनका ही विधायन हो सकता है, उनपे ही कानून बन सकता है। आपने देखा कि कोई भी संविधान की मर्यादा से बाहर जाके कानून बनाने की कोशिश की गई, विधेयक पारित करने की कोशिश की गई, तो उसमें न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया है समय समय पर। आज नहीं, आजादी के बाद से करती रही है। और आपने देखा कि मैं आशीष जी को याद दिलाऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार के लोग करते थे, लेकिन जब उसमें जरूरत से ज्यादा इंटरवेंशन हो गया तो 1970 के दशक में, जिसमें माननीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लगातार 3 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दूसरे लोगों के ऊपर प्रमुखता देकर के चीफ जस्टिस बना दिया, जिस दौरान कई चीफ जस्टिस ने रिजाइन कर दिया विरोध में। और उसके बाद धीरे धीरे प्रक्रिया ऐसी आगे बढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम सिस्टम बना दिया। उस समय तो कोई भाजपा की सरकार थी नहीं, तो इसलिए किसी भी, देखिए, जो हमारे लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, 3 जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये अगर एक दूसरे के क्षेत्र में कहीं भी इंटरवेंशन करेंगे तो एक दूसरे के रीएडजस्टमेंट में कहीं न कहीं पावर स्ट्रगल होगा, और संविधान की मर्यादा के तहत ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए मेरा मानना है नवीन जी, और मैं खास तौर से आशीष जी को कहूंगा कि आप जो भी नियम कानून ले आइए संविधान में, और सुप्रीम कोर्ट संविधान का सबसे बड़ा जो कहते हैं ना कि परिभाषा करने वाला इंस्टीट्यूशन है, तो वो जैसा तय करता है उसका आप उल्लंघन न करिए। मैं आशीष जी को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें 1 मिनट के लिए। कर्नाटक की चर्चा वो कर रहे थे। कर्नाटक में आशीष जी कुल मिलाकर 5 गारंटीज में आप लोगों ने 53,500 करोड़ रुपए का बजट दिया है, और आपके एनुअल बजट में 60,000 करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है, जो डेवलपमेंटल काम के लिए, किसी नए काम के लिए होता है। चीफ मिनिस्टर के एडवाइजर ने कहा है, ओएसडी ने कहा है कि हमारे पास सिर्फ 5,500 करोड़ बचा है 5 गारंटी के बाद, और हम कोई भी डेवलपमेंटल काम साल भर नहीं कर सकते, ऑन रिकॉर्ड है। और ऐसे में जो आप कह रहे थे कि एमएसपी पर भी विचार करेंगे, ऐसी कोई चर्चा नहीं है कर्नाटक में। मैं ठीक है, तो कुल मिला के दुकान जी, जो आपकी बातों से निकल के आया कि तमाम जो बातें राजनीति के लिए कही जाती हैं वो अलग होती हैं और तथ्य अलग होते हैं, संविधान में कुछ अलग लिखा होता है और बातें कुछ और कही जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए। तो राजदर में आज इतना ही, वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्यः, अर्थात ये भूमि हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। इसी भाव का अनुकरणीय उदाहरण है एक पेड़ माँ के नाम अभियान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान ने ले लिया है जन आंदोलन का स्वरूप। विगत 7 वर्षों में समय समय पर संपन्न हुए वृक्षारोपण से हुआ है 168 करोड़ से अधिक पौधरोपण। इससे बढ़ा है उत्तर प्रदेश के वनावरण का दायरा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण को मिली है नई दिशा। एक्सप्रेसवे, हाईवे के किनारे सर्विस लेन के साथ ही हरित पट्टी में लगाए गए हैं छायादार, फलदार, औषधीय एवं पर्यावरणीय महत्व वाले पौधे। आइए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में प्रतिभाग